पहली बात तो ये कि मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कैप्टन साहब का। और मैं बता दूं कि जो मिलिट्री एक्सपर्ट चंद लोग हैं जिनको हम सब सुनते रहते हैं, उनमें से एक ये कैप्टन साहब हैं जो उत्तम कुमार देवनाथ जी हैं। और इसके अलावा आपने देखा कि सिर्फ मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स के हवाले से भी हम इनको जब 2-3 दिन से सुन रहे हैं तो उस पर भी काफी जो है गिरफ्त है। और इसके अलावा पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर जब बातचीत होती है तो उससे एक अंदाजा होता है। और इसीलिए गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि ये जो अभी चेंज आया है अमेरिका में, जब हमने इस हवाले से बात की तो जाहिर है कि वो पूरा पॉलिटिकल मामला था जिस पर कैप्टन साहब ने बात की और बेहतर तरीके से। तो मैं आज उसके हवाले से मैं भी एक सवाल जो आज हुआ एक हादसा कि जिस तरह से फुटबॉल क्रिकेट मैच था वहां पे इजरायली लोगों पे हमला किया गया और वहां प्रोटेस्ट लोगों ने किया फिलिस्तीन की हिमायत में। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? और नेतन्याहू ने स्पेशल उनके लिए विमान भेज दिए हैं, तैयारे, लेकिन और ये भी कहा है कि जो लोग होटल में वो भी अपनी सिक्योरिटी जो है वो ठीक रखें, चुस्त दुरुस्त रखें। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं ये जो हालात पैदा हो रहे हैं ये कैसे रुकेंगे, क्योंकि ये तो हर जगह पे रिएक्शन हो रहा है कैप्टन साहब। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए दुनिया में करीबन करीबन सब देश में ही ज्यूज रहते हैं। कुछ देशों में तो ज्यूज सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हैं। इसी तरह से दुनिया के सभी देश में हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं, फिलिस्तीन के भाई भी रहते हैं और सैकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में रहते हैं। तो इस तरह के जो वाकया हैं उनको जो लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फर्ज बनता है कि पहले से ही सोचकर इस तरह की वाकया को कैसे भांप लिया जाए, एंटीसिपेट कर लिया जाए और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बंदोबस्त किया जाए कि इस तरह के वाकया ना हो। मैं भारत का ही उदाहरण लेता हूं। आज दिल्ली में अगर आपको देखेंगे तो फिलिस्तीन के भाई आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आपको हमारे ज्यूज, इजराइल के ज्यूज भाई भी मिल जाएंगे। तो भारत सरकार, होम मिनिस्ट्रीज, दिल्ली की स्टेट मशीनरी, सबसे बड़ी बात है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो चप्पे चप्पे पर अपनी आंख, नाक और कान को जमीन से लगाए रहती है ताकि इस तरह की वारदात होने के पहले ही लोगों की मन की जो दशा है, दिल और दिमाग की जो बात है उसको पहले से ही एंटीसिपेट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकें या टेंशन को डिफ्यूज कर सकें। जो हुआ है मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है जब भी हो जाता है, हमेशा कहा जाता है कि उन्होंने पहले शुरू किया, इन्होंने पहले शुरू किया। अभी भी जैसा लग रहा है, देखने पर ऐसा लग रहा है कि शायद पहले कुछ इजरायलीज हॉट हेड्स थे वहां पर, एक्सट्रीम ज्यूज थे जिन्होंने की फिलिस्तीन के झंडे को नीचे उतारने की कोशिश की। तो ऐसा होने पर जरा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग भी बहुत बहादुर हैं, उन्हें भी फिलिस्तीन से बहुत प्यार है। हर आदमी अपने देश को, देश की इज्जत को बचाने के लिए हमेशा थोड़ा हाथापाई भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरा ये मामला है, मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और एम्स्टर्डम में जो हुआ उसके लिए अब यूरोप के जितने देश हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन तैयार रहे कि इस तरह रिपीट कल परसों ना हो जाए। नेतन्याहू जरा ठीक है, वो वहां मदद भेज रहे हैं, उन्होंने कहा कि हवाई जहाज भी भेजेंगे। मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि ये हवाई जहाज भेजने के वो सिर्फ वहां से ज्यूज को, एक्सट्रीम ज्यूज हैं ज्यादातर, उनको वापस बुला लेंगे। वो कोई वहां जाकर एंटेबे जैसी कार्रवाई या वो जब जर्मनी में 72 में ओलंपिक्स में हो गई थी उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। जी, ये सही है। और जो आपने कहा कि ऐसे हालात नहीं पैदा होने चाहिए, और चूंकि हर जगह हर कोई है, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ वही है, लेकिन जो हालात, और जैसा कि खबर आ रही है कि
पहले जीस के ही लोगों ने शुरुआत की। बहरहाल जो भी है, लेकिन एक टेंशन तो है, एक टेंस का माहौल तो है। और जिस तरह से गाजा में लोग मर रहे हैं और उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो उसका भी एक जहन पे असर दिखाई देता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कैप्टन साहब, मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि इजराइल और गाजा या फिलिस्तीन से पहले हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन, उसके दरमियान तकरीबन 2.25 साल हो रहे हैं जो जंग के। तो अब जो पुतिन है, उन्होंने ट्रंप की बड़ी तारीफ की है, बहुत जो है वो सराहा है। क्या लग रहा है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रंप के 3 बड़े अहम सहयोगी हैं, वो रूस से बहुत करीब है या पुतिन के बहुत खैरखवाह में है। तो क्या लग रहा है कि क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि यूक्रेन का मामला सुलझता है, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये रास्ता भी खुलेगा और यहां भी जो है अमन होगा, जंग बंदी होगी। क्या लग रहा है कैप्टन साहब कि ये जो जबान फिलहाल है, जबान का आदान प्रदान है अभी, लेकिन फिर भी मतलब कुछ तो राहत की क्या सांस ली जा सकती है, कुछ सोचा जा सकता है? जी हाँ, ट्रंप के राष्ट्रपति का जो प्रथम कार्यकाल था उसके दौरान भी उन्होंने रूस के साथ थोड़ा जो अपने आपसी संबंध हैं उनको जरा टेंशन फ्री यानी तनाव कम करने की तरफ काम किया था। इस बार भी ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपना जो 1-to-1 इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उभय पक्ष थोड़ा कॉशन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिका से ऐसी रिपोर्टें आ रही थी कि पुतिन और रूस जो है वो अमेरिकन इलेक्शन में हस्तक्षेप कर रहा है बिहाइंड द बैक, पुतिन को जितवाने की कोशिश, पुतिन जो है बिहाइंड द बैक ट्रंप को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने अब जो ट्रंप की तारीफ की है, ठीक है, देखना ये पड़ेगा कि ट्रंप आगे क्या करते हैं। देखिए, ट्रंप ने जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना है वो तो वो 20 जनवरी के बाद ही करेंगे। तब तक उनके पास समय है कि वो जो अपने जो एडवाइजर्स हैं, अपने जो कंसल्टेंट्स हैं, पहले वाले एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स को या तो रिजाइन करा दें या उनमें से कुछ को रख लें और अपने नए, अपने जैसे सोचने वाले कंसल्टेंट्स को या एडवाइजर्स को रखें। तो जैसे ही उन्होंने अपना व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ को सिलेक्ट कर लिया है, जैसे ही वो अगले ये 3000 में से जैसे ही कुछ दर्जन को चुन लेंगे अगले 2-3 दिन में, तो हमें एक आभास हो जाएगा कि वो चतुर लोगों को, खूंखार लोगों को चुन रहे हैं, जिन्हें हम हॉक्स बोलते हैं यानी गिद्ध, या नरम लोगों को, थोड़ा बुद्धिजीवी लोगों को, फिलोसफर्स को चुन रहे हैं, जिन्हें आमतौर पे हम कहते हैं डव यानी समझिए कबूतर। तो ट्रंप कर क्या सकते हैं? एक तो तरीका उनके पास है कि जैसा यूक्रेन में हो रहा था वैसा ही होने दीजिए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि फिर उनके ऊपर आरोप हो जाएगा कि फिर उन्होंने जो बाइडेन से के मुकाबले में नया क्या किया। तो ट्रंप ने कहा था कि दूसरा ऑप्शन ही है कि वो यूक्रेन को और ज्यादा मदद दें, और ज्यादा हथियार दें, लंबी रेंज के हथियार दें, और यूक्रेन को, जेलेंस्की को आदेश दे दें कि वो रूस में घुस के 200, 300, 400 किलोमीटर अंदर तक इन हथियारों का इस्तेमाल करे। ऐसा शायद नहीं होगा क्योंकि अमेरिका की जनता थोड़ा त्रस्त है, परेशान है। टैक्स पेयर्स को लग रहा है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनका जो है वो यूक्रेन के युद्ध में खर्च हो रहा है बेवजह, विदाउट एनी, बिना किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन के। तो ये हो सकता है कि ट्रंप तीसरा ऑप्शन जो है, जिसके लिए वो कई बार बोल चुके हैं कि चलिए वो युद्ध को सेम लेवल पे नहीं चलाएंगे जैसे बाइडेन ने किया, बढ़ाएंगे भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन में यूक्रेन के युद्ध को बंद कर दूंगा। तो शायद 20 जनवरी का हमें इंतजार करना पड़ेगा और उनके लिए ये युद्ध रोकना बड़ा आसान है। देखिए, यूक्रेन जितने भी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, मैं ये फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, यूक्रेन जितने भी हथियारों का बम, गोला, रॉकेट्स, मिसाइल्स, कंज्यूमेबल्स जिसे कहते हैं, अम्यूनिशन यूज कर रहा है, इतने बड़ी तादाद में अम्यूनिशन का कंजम्पशन भारत में हमने कभी सोचा भी नहीं था।
ज्यादातर यूरोपियन देश भी इतने हर रोज सैकड़ों रॉकेट्स, हर रोज हजारों टैंक और आर्टिलरी के शेल्स का इस्तेमाल ये तभी हो सकता है जब अमेरिका आंख बंद करके लगातार पोलैंड के रास्ते से सप्लाई कर रहा है, करता रहे। तो मेरा ये आकलन है कि 20 जनवरी के बाद अमेरिका थोड़ा सा हाथ खींच लेगा, यूक्रेन को लंबी दूरी के जो हथियार हैं जैसे एटैकम्स रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं वो देना बंद कर देगा और जेलेंस्की को बोल देगा कि डेफिनेटली लड़ाई जो है वो रूस के अंदर ना ले जाओ, यूक्रेन की सरजमीन के अंदर रहते हुए लड़ाई करो। तो इससे जेलेंस्की को यकीन हो जाएगा कि शायद अब नया जमाना आ गया है और उन्हें पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं जो है जवाब ले लेता हूं, मैं समझ लेता हूं कैप्टन साहब से भी जो बात ये फजील अहमद साहब कह रहे हैं। कैप्टन साहब चूंकि आप मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और लोग जो है वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि जब हमने देखा शुरू शुरू की एक लंबी कतार जो है दिखाई गई थी मरकावा टैंक की, बख्तरबंद गाड़ियों की, कि वो चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं गाजा, बड़ी लंबी लाइन थी। लेकिन उसके बाद ये चीज सामने आई धीरे धीरे कि किस तरह से मतलब इतना उनके अंदर हौसला था जो हमास के लोग थे कि वो टैंक पे चढ़ जाते थे, वहां जाकर के सामने ही से हमला कर देते थे। कई टैंक तो बर्बाद हुए, इसमें दो राय नहीं है, और आईडीएफ के लोग जवान भी जो है वो काफी मारे गए, लेकिन उसका कहीं जिक्र उस तरीके से नहीं आया है। सिर्फ 700 कुछ का जिक्र जो है वो इजराइल ने किया है कि 750 के करीब जो है वो मारे गए, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन इनकी तादाद हजारों में है, और ये 5000 भी हो सकती है, उससे ज्यादा 10,000 के करीब भी हो सकती है, इस तरह से। क्योंकि अगर मान लीजिए एक टैंक में 4 लोग तो होते होंगे कम से कम, तो अगर टैंक उड़ता है तो सिर्फ टैंक तो उड़ेगा नहीं, उसमें जो लोग होंगे वो भी मारे जाएंगे या वो अरेस्ट किए जाएंगे, ऐसा कहा। क्या आप कैसे इसको देखते हैं? क्या वहां पे आईडीएफ के लोग गाजा पे कब्जा किए हुए हैं, या जैसा कि इन्होंने बताया कि हमास के लोग काबिज हो गए? क्योंकि अभी तक एक भी कैप्टिव इजराइल नहीं छुड़ा पाया। यानी दो बड़े इंपॉर्टेंट वादे जो नेतन्याहू ने किए थे कैप्टन साहब, एक तो ये कि पहले हम ये करेंगे कि हमास को खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, और इसके लिए 15-20 दिन का वक्त मांगा था, 13 महीने हो गए, लेकिन हमास नहीं खत्म हुआ। आज भी हमास फायर कर रहा है जितनी उसकी ताकत है, और जहां से कर रहा है किसी को पता भी नहीं है। दूसरा ये कि कहा था हम कैप्टिव छुड़ा के लाएंगे, एक सिंगल जो है वो अपने दम पे नहीं लाए। तीसरा ये कि अभी खुद इजराइल ये चाहता है कि किसी तरीके से जंगबंदी हो जाए, चाहे 2 दिन की हो जाए, 4 दिन की हो जाए। तो ये जो फजील साहब कह रहे हैं, इसको क्या आप किस तरह के देख, क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, फजील अहमद साहब जो कह रहे हैं वो एकदम सच बात है। इजराइल को गजा की लड़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ बात है कि वहां पे मीडिया कंट्रोल 100% जो है इजराइल की आईडीएफ का है। सिर्फ जो फ्रेंडली मीडिया पर्सनल होते हैं जो कि प्रो इजराइल खबरें दे सकते हैं, और जो कि आईडीएफ को जो नुकसान हो रहा है उस तरह की खबरों को छुपा देंगे या बाहर नहीं फैलाएंगे, उनको ही अंदर ले जाते हैं। उनका एक शब्द होता है कि एम्बेडेड जर्नलिस्ट, यानी जर्नलिस्ट जिनको कि सिक्योरिटी क्लियरेंस करके ये भाप कर उनका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल देख लेते हैं कि क्या वो प्रो इजराइल है, क्या वो शायद वो प्रो फिलिस्तीन तो नहीं है। तो जहां तक गजा की बात है, देखिए जवालिया कम तक अभी तक आईडीएफ का जमीन पर जो कब्जा है वो थोड़ा कमजोर ही समझा जाना चाहिए। क्या होता है कि टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, इनका इस्तेमाल आप गजा में कर सकते हैं। जवालिया रिफ्यूजी कैंप की तरफ जाते जाते क्या होता है कि गलियां, सड़कें 30 फुट चौड़ी नहीं है, 20 फुट चौड़ी नहीं है, तो टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां छोटी गलियां जो मात्र 10 फीट या 8 फीट चौड़ी हैं उसके अंदर नहीं घुस सकती हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक जमाने में रिफ्यूजी कैंप था, आज से 40-50 साल पहले लोग तंबू में थे,
अभी जो फिलिस्तीन के लोग हैं, इनके दादा परदादा नाना नानी, बाद में आस्ते आस्ते क्योंकि वो वहीं पर उनको ओपन जेल बना दिया गया है गजा को, तो उन्होंने वहां घर बना लिए ऊपर की तरफ, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो -1 -2 -3 बेसमेंट भी सबने बना दिया। तो ये गजा में काफी हद तक खान यूनिस में और रफा में भी यही दिक्कत आईडीएफ को आ रही है कि इन पतली पतली गलियों में जहां टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां नहीं घुस सकती हैं, वहां पर जमीन के नीचे -1 -2 -3 में अभी तक हमास के जो लड़ाके हैं वो एक्टिव हैं। उन्होंने अपने हथियार के भंडारों को वहां रखा हुआ है, और तो और जो भी बेसिक रॉ मटेरियल अवेलेबल है उससे अभी भी हथियार बना रहे हैं। इजराइल की फौज को काफी नुकसान हुआ है, बेशक इसमें कोई वो नहीं है। बड़ी तादाद में आईडीएफ के सोल्जर्स, रिजर्विस्ट खासतौर से मारे गए हैं, इंजर्ड हुए हैं। इनका आकलन हम कर सकते हैं क्योंकि हर रोज ही भर भर के जो उनकी एम्बुलेंसेस हैं वो गजा से निकलकर इजराइल में घायलों को ला रही हैं। लड़ाई के बाद हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितनी बड़ी तादाद में टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया था। देखिए, इजराइल की जो आर्मी है जब वो लड़ती है तो पूरी मीडिया को अपने कंट्रोल में रखती है। आप देखिए, और तो और अल जजीरा जैसे अच्छे चैनल को, जो कि तकरीबन तकरीबन न्यूट्रल और बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से खबरें देता है, अल जजीरा को भी इजराइल ने बैन कर दिया है। तो ये उनकी वार फाइटिंग चालाकियों का एक हिस्सा है कि मीडिया को अपने हाथ में रखो, इजराइल के बारे में खुशनुमा खबरें फैलाओ और फिलिस्तीन के लोगों के बारे में नेगेटिव इमेज प्रोजेक्ट करो। जी।